काम किया गया। ये कुछ इस केस स्टडीज के डायमेंशंस होंगे। इसी प्रकार की आपको केस स्टडीज पेपर 4 में मेंस एग्जामिनेशन में मिलेंगी। इकोनॉमी वाले पेज पे कॉमर्स इंडस्ट्री में कुछ सुधार की बात हो रही है और इसमें ट्रेड प्रमोशन कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, जैसे कि बाकी देशों में ट्रेड प्रमोशन हो रही है, इंडिया में भी ट्रेड प्रमोशन कॉरिडोर लेकर एक बात हो रही है। आगे से एक बात देख लीजिए। एक इसमें है एफपीआई फ्लोज की इनफ्लोज के बारे में। एफपीआई माने वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी बाहर के जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक होते हैं उनके लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निवेशक होते हैं, प्रत्यक्ष तो नहीं होते और दूसरों के माध्यम से ये पैसा देशों में निवेश करते हैं। एफपीआई उनको कहते हैं। भारत में इनफ्लो बढ़ा है और इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा रुपया मजबूत होगा। ये इंडिया में फॉरेन जो करेंसी है उसके फ्लो से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है एफपीआई होता क्या है, आपको केवल ये जानना है। एफपीआई मैंने कराया था, एफपीआई को मैंने कराया था ना, है ना, और ये उसी से रिलेटेड है। एक बार देखो ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है, क्वीन की डेथ हुई अमेरिकन ब्रिटिश क्वीन की। तो अब आप कॉलोनीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। कॉलोनियलिज्म उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, एक इसे पढ़ें। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं, इसे पढ़ें। ब्रिटिश संसद की और ब्रिटिश मोनार्क की उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या भूमिका है, उसे बढ़ा देना, एक इसके ऊपर एक नोट बनाना। और दूसरा ये कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने कॉलोनियलिज्म को कमजोर किया। 1947 में 1949 में जब मेरे याद आ रहा है, क्वीन एलिजाबेथ के आने के बाद कैसे कॉलोनियलिज्म कमजोर हुआ और कैसे इन्होंने अपनी कॉलोनीज के ऊपर से दावे छोड़े। उपनिवेशवाद के सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों को आप ध्यान में रखें, ठीक है। तुमने कुछ लिखा क्यों लिखा, पसंद नहीं आया मेरा गाना तो कैसा है? स्टार्टिंग में छूट के बाद सारे छूट गए। बेसिक बातें नहीं Empress without empire एक बार ये आर्टिकल मनीषन का रियल का एक बार से देखिए क्योंकि उसी से रिलेटेड है। और इंडिया जापान रिलेशन में सुदर्शन चिनॉय का ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मर एम्बेसडर है जापान में इंडिया इनका ये आर्टिकल सबसे शानदार होगा इंडिया जापान रिलेशन किया। जब भी आप इंडिया जापान रिलेशन को देखेंगे तो उससे भी 3-4 लेवल पे आप देखेंगे। सबसे पहले तो उसमें यही देखेंगे कि इंडिया जापान पॉलिटिकल रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, पॉलिटिको इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में ही सिक्योरिटी को भी डाल के देखें, और जो सिक्योरिटी को डाले थे उसमें क्वाड वगैरह को देखें, और एक ऑफिस को भी उसमें देख सकते हैं। एक G7 में जो एक नया फंड बना है जिसमें जापान की सबसे ज़्यादा भागीदारी है, आप उसे भी देखिए। इंडिया जापान ने एक जॉइंट फंड बनाया है
जिसमें एशिया अफ्रीका फंड जिसका नाम है, एशियो अफ्रीका फंड के नाम से, जो कि चाइना के अगेंस्ट में है, तो एक इसको भी लाते हैं। ये सब चीज़ें आप इसमें देखिए बाकी के उन्होंने ये लिखा है, तो फिर उन्होंने जिक्र किया है इसका G20 और G7 का। एक्सप्लेन में आफ्टर द क्लीन पासिंग एक बार ये देखेंगे। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये न्यूज़पेपर कोई ले सकता है। हिंदू में देख लो, इसमें सबसे पहला आर्टिकल है ये, अरुणाचल विलेजेस फाइट यूजिंग बैटल टू सेव फॉरेस्ट। तो इसको आप इस क्रम में देखना, लोकल बॉडीज का फॉरेस्ट कंजर्वेशन में योगदान। लोकल बॉडीज, लोकल डेमोक्रेटिक बॉडीज, इसमें एनजीओ हो सकते हैं, इसमें पंचायत हो सकती हैं, इसमें कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं जो एक इम्पोर्टेंट योगदान दे रहे हैं। तो आप इसको एक बार देखें, इस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन इंडिया, इसको एक बार देखें। बाकी इसमें न्यूज़पेपर में लिखा हुआ होगा, यहाँ से आपको डेटा वगैरह मिलेगा, किसने क्या किया कुछ अपनी तरफ से। और वर्ल्ड में आप ये मीन की मॉर्निंग ये देख लें, बाकी इसमें वर्ल्ड में इसको खास नहीं है कुछ। थर्ड स्टेल्थ ब्रिगेड प्रोजेक्ट 17A कारागिरी लॉन्च में होकर, एक बार इसे देखिए। शेल कंपनीज को देखते हैं, पेज नंबर 10 पे, मास्टरमाइंड बिहाइंड चाइनीज सेल कंपनीज अरेस्टेड। तो ये देखने की जरूरत नहीं कौन अरेस्ट हुआ क्या हुआ, लेकिन ये देखने की जरूरत है कि शेल कंपनी कौन होती है, क्या करती है, किस तरीके से ब्लैक इकोनॉमी को प्रमोट करने का काम करती है, काली अर्थव्यवस्था को, और न केवल काली अर्थव्यवस्था को, ब्लैक इकोनॉमी को, बल्कि ये शेल कंपनीज किस तरीके से टेरर फाइनेंसिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ड्रग सिंडिकेट वगैरह को भी प्रमोट करने का काम करती हैं। यानी नॉन स्टेट एक्टर्स को भी ये प्रमोट करने का काम करती हैं। तो ये शेल कंपनीज का आप देखें, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है, पेपर 3 के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट है। इंडिया रेज़्ड ऑब्जेक्शन टू पाक F-16 A-50। इसको आप एक बार देख लें और इसको इस क्रम में देख लें कि भारत यूएस रिलेशन में फ्रिक्शन के रूप में, एक संघर्षण के रूप में या एक समस्या के रूप में जो ये 450 ये शायद 950 मिलियन डॉलर की ग्रांट है जो कि अमेरिका के द्वारा दी गई है, इसको एक बार देखें। As
एससीओ मीटिंग देखने के लिए मोदी जी जा रहे हैं। तो अब उज्बेकिस्तान में एससीओ मीटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आने वाले समय में आप शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर विशेष तौर पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये पहली मीटिंग होगी शायद पिछले 4 सालों में, 3 या 4 सालों में, जब ज़ाई और मोदी दोनों एक साथ होंगे, और इसके साथ शहबाज शरीफ भी पहली बार मोदी के साथ होंगे। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे वहाँ हो क्या रहा है, और स्पेशली यूक्रेन क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में तुर्की को भी इसमें बुलाया गया है। इसमें एक आर्टिकल दिया है जिसमें बिहाइंड द पाकिस्तान F-16D, तो आप इसको एक बार देख लें, उसी न्यूज से रिलेटेड है जो जिसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। एडॉप्शन के लॉज चेंज किए गए हैं। तो एडॉप्शन में कौन कौन से लॉज चेंज किए गए हैं, एडॉप्शन को लेकर प्रोसीजर क्या चेंज किया गया है, आप इसको एक बार देख लीजिए। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में बदलाव किया गया है, जुनाई जस्टिस एक्ट में भी बदलाव किया गया है, तो एक बार आप इसको भी देख लें। ठीक है, गोद लेने के नियमों में परिवर्तन हुआ है, तो क्या परिवर्तन है, क्यों किया गया, कौन कौन सी बातें थी जो गोद लेने से संबंधित समस्याओं के रूप में थी, कौन कौन से चैलेंजेस थे, और उनको मिटिगेट करने में ये कहाँ तक, ये जो बदलाव है, अमेंडमेंट है, ये कहाँ तक सक्सेसफुल हो सकता है, ये चीज आ रही है। इंडिया बांग्लादेश टाइज के ऊपर एक राजीव भाटिया सर का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देख लें। राजीव भाटिया बांग्लादेश में एम्बेसडर भी रहे, इसके अलावा ये 60 के मैनेजर भी थे, और 4 या 5 साल तक 60 के मैनेजर भी रहे। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे, स्पेशली साउथ एशिया को लेकर। तो इसलिए एक आर्टिकल भी बहुत अच्छा होगा, इसमें से कुछ चीजें जरूर निकालें। बाकी इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है, ये ले सकते हैं। हम लोग कहाँ पर थे ये बताओ। वर्ल्ड बैंक में क्या कर लिया था, उसकी शायद ऑर्गेनाइजेशन करी है, नीला वगैरह हो गई थी ना, इनके बारे में फुल फॉर्म वगैरह लिखवा लिया था, ये कर लिया। अब इसके बारे में एक 2 पॉइंट इनके बारे में लिख भी लो, कभी ये मैनेजमेंट में आ जाते हैं, कब गठित हुए, क्या करते हैं, ये एक बातें कभी कभी आ जाते हैं। तो आप अगले पॉइंट में इसमें लिखना, पहले तो उद्देश्य लिख लो विश्व बैंक के, उसके बाद इनके बारे में एक 2 पॉइंट्स में लिख देंगे। हेडिंग डाल लो आप इसमें, विश्व बैंक के उद्देश्य, विश्व बैंक के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। ठीक है, देखो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था रिकंस्ट्रक्शन करना दुनिया की जर्जर अर्थव्यवस्थाओं में। विश्व युद्ध की जो विभीषिका थी, उस विश्व युद्ध की विभीषिका से बाहर निकालना देशों की अर्थव्यवस्थाओं को और फिर से खड़े करना। इसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस की आवश्यकता थी, तो उस लॉन्ग टर्म फाइनेंस को प्रोवाइड करना, क्योंकि दुनिया में उस समय केवल 2 अर्थव्यवस्थाएं बच गई थी, एक अमेरिका और एक रशिया। तो अमेरिका ने, रशिया का समाजवाद प्रकार का वहाँ पर कार्य प्रणाली, तो वो तो विश्व बैंक वगैरह के हिस्से नहीं थे, केवल अमेरिका ही इसका हिस्सा था। इसलिए फाइनेंस करने का काम वर्ल्ड बैंक को शुरुआत में अमेरिका ने ही किया। विश्व बैंक के माध्यम से पूरे विश्व में रिकंस्ट्रक्शन का दौर शुरू हुआ। देशों को
सस्ती दरों पर फाइनेंस उपलब्ध कराया गया। पहले तो उन देशों को कराया गया जहां पर युद्ध लड़ाई गए थे, जैसे यूरोप के कंट्रीज थे, तो उसके लिए अलग से भी एक प्लान बनाया गया था, मार्शल प्लान के नाम से एक योजना बनाई जाती है, मार्शल योजना। विश्व बैंक भी उसी का एक भाग था लगभग। और उसके बाद विकासशील देशों में रिकंस्ट्रक्शन करने का काम किया गया, विकासशील देशों को सस्ती दरों पर ऋण दिया गया। विश्व बैंक अभी भी विकासशील देशों को या अल्पविकसित देशों को लंबे समय के लिए ऋण देता है उधार, जो कि कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 50 साल तक के लिए भी लोन दिए जाते हैं। इसके बाद बहुत माइन्यूट लेवल पर इंटरेस्ट पे, जैसे 0.1% इंटरेस्ट रेट पर, यानी लगभग फ्री के बराबर। तो रिकंस्ट्रक्शन करना इसका पहला उद्देश्य। तो इसमें आप पहला लिखिए, विश्व बैंक का सर्वप्रमुख उद्देश्य, विश्व बैंक का सर्वप्रमुख उद्देश्य युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्थाओं का, युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना, युद्ध जर्जित अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करना। The primary objective of World Bank was to reconstruct the war-ravaged economies, to reconstruct the war-ravaged, R-A-V-A-G-E-D, war-ravaged economies। ठीक है, अगले पॉइंट से अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में, अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में उत्पादनकारी शक्तियों को बढ़ाना, उत्पादनकारी शक्तियों को बढ़ाना, द इंक्रीमेंट या द प्रोमोटिंग ऑफ those powers, those production powers, those productive powers, promoting of those productive powers which directly responsible for the production, which directly responsible for the production। उत्पादन कौन करता है? इन देशों में उत्पादन सबसे ज्यादा किसके द्वारा किया जाता है? उद्योगों के द्वारा। इसका मतलब विकासशील और विकसित देशों में क्या किया जाएगा? उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये काम करेगा वर्ल्ड बैंक, यानी जो विश्व की किस एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं उन्हें देशों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, उनकी कुछ फाइनेंशियल जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेगा, इस संबंध में भी काम करेगा। क्योंकि एमएनसीज क्यों जाके, मान लीजिए अमेरिका का कोई बहुत बड़ी एमएनसी वो किसी गरीब देश में जाकर अपनी शाखा क्यों खोलेगी? उसको ये लग रहा होगा कि अगर यहाँ पर लाभ अगर मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं क्यों खोलूं? ऐसे में देशों में निवेश कम होता चला जाएगा, केवल एक ही प्रकार के देशों में निवेश जो है वो बढ़ेगा। इसलिए ये वर्ल्ड बैंक ये भी करता है कि जो विश्व के उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं या बड़े उद्योगपति हैं, उनको प्रमोट करता है छोटे देशों में निवेश करने के लिए। दूसरा लिखना, मतलब नेक्स्ट लिखना है इसमें, अल्पविकसित एवं विकासशील देशों को, अल्पविकसित एवं विकासशील देशों को सस्ती दरों पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू, लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू least developed and developing nations, least developed and developing nations for the development। अच्छा, कोई बताएगा अल्पविकसित देश और विकासशील देश किसे कहते हैं?
कह सकते हैं जनरली ऐसे देश जिनकी पर कैपिटा जीएनआई $2000 से कम होती है वो अल्पविकसित कहे जाते हैं, और जिनकी 2000 से लेके और $5000 के बीच में होती है वो विकासशील कहे जाते हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम 2000 से लेके 5000 के बीच में होगी उन्हें हम लोग विकासशील कहेंगे। तो जिन देशों की जीएनआई 2000 से 5000 के बीच में होगी वहाँ ये तो स्थिति होगी कि वहाँ आर्थिक गतिविधियां चल रही होंगी अपने आप, लेकिन जिन देशों की 2000 से नीचे होगी वहाँ आर्थिक गतिविधियां अपने आप नहीं चल रही होगी, बल्कि उनको बाह्य सहायता से ही चलाया जा रहा होगा। तो अल्पविकसित देश सबसे गरीब देश होते हैं। गरीब देशों को अल्पविकसित कहा जाता है, और जो देश गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं, गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकल गए हैं। मैंने दुष्चक्र पढ़ाया था गरीबी का, ने दिया। गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया था? विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी रेगुलर ने दी थी। जो देश गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आ गए वो विकासशील होते हैं, और उसने ये बताया कि वो देश होंगे गरीबी के दुष्चक्र से बाहर, वो देश आ जाएंगे जो कि जहां पर निवेश करके एक बार में उत्पादन को बढ़ा दिया गया, उत्पादन के बढ़ने से आय बढ़ गई, आय बढ़ने से बचत बढ़ गई, और फिर से निवेश जो है वो अपनी साइकिल में आ गया, आय निवेश की साइकिल में आ गई। अब बाहर से निवेश की जो आवश्यकता है वो बहुत कम है। तो ऐसे देशों को हम लोग विकासशील कहेंगे। जिन देशों में उत्पादन अत्यंत कम है, इसका मतलब वहां पर आय कम होगी, इसका मतलब बचत कम होगी, इसका मतलब निवेश कम हो रहा होगा। अब उन्हें बाहर से निवेश की आवश्यकता होगी, इसका मतलब वहां पर गरीबी के दुष्चक्र से वो देश बाहर नहीं निकल पाया, अभी भी वो गरीब ही है, गरीब या वो गरीब की स्थिति में। ऐसे देशों को हम लोग विकसित करेंगे। जिनकी जो परिभाषा है उसे विश्व बैंक या IMF वगैरह मानते हैं, विकसित और विकासशील जब वो डिफरेंशिएट करते हैं तो यही $2000 से नीचे वाले अल्पविकसित, 2000 से 5000 वाले विकासशील, और 6000 से लेके और ऊपर तक वाला जिनका है 6000 से ज्यादा, जिनकी जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम है उनका, वो विकसित श्रेणी में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम विकसित हो गए वो। जैसे विकसित श्रेणी में भी 3 श्रेणियां होंगी, मध्यम विकसित, उच्च विकसित और निम्न विकसित। जैसे चाइना इस समय निम्न विकसित की स्थिति में, मध्यम विकसित की स्थिति में अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज, उच्च विकसित की स्थिति में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, इस प्रकार के देश हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिनको हम लोग कहते हैं। इस तरीके से ये विकसित और विकासशील का मामला है। ठीक है, चलिए ये बात हमारी इसमें कंप्लीट हो गई। अब आप इसमें अगले पॉइंट में लिखना, बल्कि अगला हेडिंग डाल लीजिए, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये शायद उसकी दूसरी समूह में आई है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। पहले तो IBRD है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। ये IBRD के ही काम है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो IBRD, क्योंकि IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहते हैं। बता था नहीं पहले, IBRD और वर्ल्ड बैंक एक ही बात होता है कि नहीं जनरली, लेकिन वैसे इसमें 3 संस्थाएं आ जाती हैं जो पहले ऊपर की 3 मैंने बताई। अगर वर्ल्ड बैंक की बात हो तो IBRD, IDA और IFC। इसमें भी IBRD और IDA मौलिक रूप से रीजन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन
लंबे समय के लिए ऋण प्रदान करने का काम करता है, जबकि IBRD मध्यमकालीन और अल्पकालीन ऋण प्रदान करने का काम करता है। तो नवरत्न थी मान लो, उसमें दो खिड़कियां हैं, एक खिड़की IBRD, एक खिड़की IDA। IBRD से आप शॉर्ट टर्म के मीडियम टर्म के लोन ले लो और IDA से वही आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। यानी IDA से मिलने वाला जो लोन है वो लगभग 50 वर्ष तक का होता है, जबकि IBRD से मिलने वाले जो लोन है वो 5 वर्ष से लेके और 20 वर्ष तक के होते हैं। ठीक है, ये अल्पकालीन या मध्यमकालीन ऋण है। इन दोनों को मिलाकर चलिए हम लोग वर्ल्ड बैंक में ले लेते हैं। इसमें एक और समूह शामिल हो जाता है IFC आगे चलेंगे। तो ये दो समूह है वर्ल्ड बैंक में। एक जो मैंने अभी आपको लिखा है ये सब वर्ल्ड बैंक के काम है, IBRD के काम है। अब IDA लिखिए, इसमें IDA का और लिखेंगे इसका क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, तो 1960 में एक सीनेटर थे अमेरिका के मॉनरोनी ने एक सुझाव दिया। हालांकि ये सुझाव उनका शीत युद्ध के दौरान था और उस समय रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर एक चरम परिणति पर था। वो ये चाहते थे कि विकासशील देशों में समाजवाद न पहुंच पाए, विकासशील देशों में समाजवाद तेजी से न फैल पाए, इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला और वो तरीका ये था कि डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए विकासशील देशों में, फाइनेंशियल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। किसके माध्यम से बढ़ाया जाए? तो विश्व बैंक के माध्यम से बढ़ाया जाए। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि एक संस्था बनानी चाहिए, यानी एक खिड़की बना देनी चाहिए वर्ल्ड बैंक में ही, जो अल्पविकसित देशों, विकासशील लोगों नहीं, ना विकसित देशों, अल्पविकसित देशों को सस्ती दरों पर दीर्घकाल के लिए ऋण उपलब्ध कराए और उसकी गारंटी अमेरिका वगैरह दे देंगे। ऐसे में ये जो देश हैं ये समाजवाद के प्रति प्रेरित नहीं होंगे, समाजवाद से दूर रहेंगे। रशिया यहाँ पर इंटरवीन नहीं करेगा। मुख्य उद्देश्य तो उनका ये था। इम्प्लीमेंटेशन में ये हुआ कि IBRD के अंतर्गत ही एक और संस्था बना दी गई जिसका नाम IDA था। 1960 में इसने काम करना शुरू किया। 1960 में ये संस्था के रूप में स्थापित हो गई और 1961 से इसने काम करना शुरू कर दिया। इसका काम क्या है? अल्पविकसित देशों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना, इसका काम ये है। दरें इसमें ऋण की नेग्लिजिबल होगी, केवल प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं लिया जाता। 0.1% के आसपास तक इंटरेस्ट रेट इसमें दी होती है, क्योंकि इससे आसानी से दीर्घकाल के लिए ऋण मिल जाता है, इसीलिए इसे ऋण की सुलभ खिड़की भी कहते हैं, द सॉफ्ट विंडो ऑफ क्रेडिट। ये पूछा गया है एग्जाम में, इनमें से कौन सी संस्था सुलभ खिड़की के नाम से जानी जाती है? तो ID, ठीक है, सॉफ्ट विंडो ऑफ क्रेडिट। तो आप इसमें लिखिए विकासशील, इसमें ऐसा लिखो अल्पविकसित देशों को, अल्पविकसित देशों को IBRD में नहीं, वर्ल्ड बैंक के अंदर है। वर्ल्ड बैंक के अंदर IBRD, वर्ल्ड बैंक की 4-5 संस्थाएं होगी ना, उसमें से एक। इसमें लिखो आप अल्पविकसित देशों को दीर्घकालिक ऋण, अल्पविकसित देशों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने के लिए अमेरिकी सेनेटर मॉनरोने के प्रस्ताव पर, मॉनरोने MOGNE RONE, मॉनरोने के प्रस्ताव पर अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना की गई। अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना की गई। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन has been formed
Senator Monroe, on the recommendation of Senator Monroe in 1960, in 1961 से इसने कार्य करना शुरू किया। It functions from 1961. 1961 चूंकि आईडीए अल्पविकसित देशों को अत्यधिक सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है, अत्यधिक सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है, इसीलिए इसे ऋण की सुलभ खिड़की भी कहते हैं। ऋण की सुलभ खिड़की भी कहते हैं। As IDA provide the credit, IDA provide the credit to least developed countries on very low interest rate या marginal interest rates. It is known as soft window of credit. यह IBRD की एक सहयोगी संस्था के रूप में कार्य करती है। It functions as a subsidiary institution. It functions as a subsidiary institution of IBRD. ठीक है, एक नोट करके लिखिए। इसके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अवधि 50 वर्ष होती है। 50 वर्ष होती है। The duration of credit provided by IDA would be around 50 years. Okay? ये IDA के बारे में हुआ। अब नेक्स्ट देखिए इसमें IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अच्छा, इसमें ब्याज दर बहुत कम होती है ऊपर वाले में, तो आप इसको देख लेना। ब्याज दर नॉमिनल होती है, प्रोसेसिंग चार्ज होता है। कोल्ड वॉर शीत युद्ध, देखो शीत युद्ध की कोई परिभाषा तो आज तक नहीं है। शीत युद्ध क्या है, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत लगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा मान्य मत है वो मर्गेनथाउ का है। मर्गेनथाउ का सबसे मान्य मत है इसमें। और इसके अलावा रोनाल्ड रीगन का, जो कि उस समय अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये कहा कि शीत युद्ध पूंजीवादी और समाजवादी देशों के बीच में एक वैचारिक युद्ध है, एक इडियोलॉजिकल वॉर है, जिसमें देश युद्धरत होते हुए भी युद्धरत नहीं होते। युद्धरत होते हैं, वैचारिक स्तर पर युद्धरत होते हैं,
छद्म रूप से लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के विरोध में, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहे होते कहीं भी। प्रॉक्सी लेवल पर वॉर हो रही होती है, लेकिन डायरेक्ट वॉर कहीं नहीं होती। इसलिए सामान्यतः ये वो युद्ध है जो विचारों के आधार पर लड़ा जाता है, वैचारिक आधार पर लड़ा जाता है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, उन्होंने कहा वियतनाम वॉर में वियतनाम नहीं लड़ रहा था केवल, वियतनाम में जो गुरिल्ला वॉर थी वो केवल वियतनाम के लोगों के बीच नहीं हो रही थी, या नॉर्थ कोरिया में केवल कोरियन पेनिनसुला में जो वॉर थी वो केवल कोरिया के लोग आपस में नहीं लड़ रहे थे, बल्कि तो विचारधाराएं लड़ रही थी। एक अमेरिका परस्त रूढ़िवादी विचारधारा और एक रशिया परस्त समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा, दोनों में से एक दूसरे के लिए वॉर में नहीं थे। आपस में अमेरिका और रूस के बीच में युद्ध नहीं था, लेकिन दोनों देशों के नागरिक भी युद्धरत थे। दोनों देशों ने अपने अपने फौज के लोगों को भेजा होता लड़ने के लिए। जैसे एक बड़ा शानदार एग्जाम्पल है उसका, जब वियतनाम वॉर हुई 69 के आसपास में वो शुरू हो गई थी, उस समय MiG-21 सबसे बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट माना गया, वर्ल्ड का पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बना, रशिया ने बनाया उसे। अब MiG-21 उड़ाना नहीं आता था लोगों को, वियतनाम वाले लोगों को, तो रशिया ने न केवल MiG-21 वियतनाम को सप्लाई किए, बल्कि उनको उड़ाने के लिए अपने फाइटर पायलट भी भेजे। तो उनके पायलट्स ही वियतनाम में लड़ रहे थे, रशियन पायलट्स अमेरिकन के अगेंस्ट में। तो अब ये सब जो चीजें हो रही थी ये छिपे छिपे हो रही थी, कोई ओपनली नहीं थी, लेकिन हो ये सब रहा था। तो शीत युद्ध एक वो संकल्पना है जिसमें देश प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध लड़ते हैं, हर लेवल पर लड़ते हैं, मल्टी डायमेंशनल होता है, न केवल डिप्लोमेटिकली मिलिट्रीली बल्कि पॉलिटिकली, थियोलॉजिकली, कल्चरली। उस समय की आप कल्चरली में क्यों कहना, उस समय की आप अमेरिका की मूवी देखो कोल्ड वॉर के समय की, उस सब में रशिया को या रशियंस को खराब दिखाया गया है, समाजवादी व्यवस्था को विलेन के रूप में दिखाया गया है। वो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक अफगानिस्तान के ऊपर शायद कोई मूवी बनी थी, ये इसका अगर आप जिक्र कर देंगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं इन सब चीज़ों का। ये इसी से रिलेटेड आपको बता दें, उस मूवी का नाम है रैम्बो, शायद रैम्बो 3 उसका नाम है। सिल्वेस्टर स्टैलोन की वो मूवी जो अफगानिस्तान के ऊपर बनी थी, 1979 में जो वापसी हुई उसके ऊपर बनी थी। तो वो एक कल्चर वॉर, एक सांस्कृतिक युद्ध था, लोगों के मन में रशिया को विलेन के रूप में रखना और अपने आप को हीरो के रूप में रखना वाली की जो इंडस्ट्री थी उसके द्वारा, या उसको शोषित और उसको शोषणकारी के रूप में रखना, जिससे लोगों का जनमत, पब्लिक ओपिनियन अमेरिकन के फेवर में हो जाए। तो ये भी एक चीज है, ये भी एक कोल्ड वॉर, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। जैसे अमेरिका कर रहा था वैसे ही रशिया में या वहाँ के जो वार्सो पैक्ट के नेशंस थे वहां पर अमेरिका को विलेन के रूप में दिखाया जाता है। ये चलिए नेक्स्ट, इसमें अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम या इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो इसकी स्थापना 1956 में हुई, 1956 में। और इसका जो काम है बेसिकली वो ये था, मान लो कोई देश गरीब है, मान लो पाकिस्तान है, उसके बारे में बात करते हैं, या अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जाके क्यों निवेश करेगी, करेगी क्या कोई? अफगानिस्तान में आप जाके निवेश करना चाहोगे, पैसा लगाना? नहीं।
कॉरपोरेशंस या उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति, वो ऐसे देशों में जो कि वॉर से ग्रस्त रहे, सिविल वॉर हुई है और भी परेशानियां रही, वहां जाके निवेश नहीं करना चाहेंगे। अब लेकिन पैसा ज्यादातर इन्हीं लोगों के पास है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के पास ही है। वहां पर निवेश जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा उन देशों में, कैसे वहां पर वृद्धि होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर कैसे होगी। तो वर्ल्ड बैंक ने एक संस्था बनाई अपने में जिसका नाम IFC रखा। वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को प्रमोट करती है ऐसे देशों में निवेश करने में। अब इन लोगों को क्या दिक्कत होगी? सबसे बड़ी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को अफगानिस्तान जैसे देश में निवेश करने में उन्हें दिक्कत ये होगी कि हमारा निवेश डूब गया तो ये गारंटी लेती है संस्था कि अगर आपका निवेश डूबा तो हम आपको रिफाइनेंस करने का काम करेंगे, लेकिन आप वहां पर निवेश करेंगे। क्योंकि जब तक अफगानिस्तान जैसे देशों में निवेश नहीं होगा, उत्पादन कैसे होगा, आय कैसे बढ़ेगी, बचत कैसे बढ़ेगी, निवेश कैसे फिर से होगा, गरीबी कैसे दूर होगी। और कोई भी देश अगर गरीब है तो वो सबसे आसानी से सुरक्षा चिंताएं वहां पर सबसे आसानी से आ सकती हैं। गरीब देशों में ही आतंकवाद, नक्सलवाद या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सामूहिक अपराध, ये सब उन्हीं देशों में बढ़ते हैं, उन्हीं समाजों में ये पैठ बनाते हैं। इसलिए ऐसा देश न केवल खुद के लिए, अपने लोगों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक सुरक्षा चिंता में बदल सकता है। अफगानिस्तान अगर परमाणु बम का इजाद कर ले, परमाणु बम अफगानिस्तान के ऊपर आ जाए, उनको पता चले कैसे बनता है तालिबान वालों को, तो क्या होगा? आप इमेजिन करिए क्या होगा। किसके ऊपर चलेगा सबसे पहले? अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर। अभी नहीं कितनी कुर्सियां बाजी हो गई थी वहां पे उस मैच में। अब कुछ ऐसी सीधे का दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं बनती। अब तालिबान वालों की तो मजबूरी थी पाकिस्तान को, अदरवाइज तो वो सबसे ज्यादा, क्योंकि कम से कम इस मामले में तो बच गए। तो पाकिस्तान वाली बाउंड्री हमारे पास होती तो हमें डरना पड़ता हो हमेशा फोर फ्रंट पे हो। अब वो हमें तो पसंद करते हैं, अफगानिस्तान के लोग हमें बहुत पसंद करते हैं इंडियंस को। इंडिया से अगर वहाँ कोई चला जाए तो उसकी बड़ी इज्जत की जाती है। हाँ, और ये मैं मजाक नहीं करता, मतलब ऐसे ही बोल रहा है। इनफैक्ट इस बार जब वहाँ पर तालिबान ने टेक ओवर किया, एम्बेसडर को खुद उन्होंने सिक्योरिटी दी। इंडियन एम्बेसडर सबसे लास्ट में वहाँ से फ्लाई करने वाले लोग थे, तो हमारी सरकार थोड़ी सी ढीली गई, तो आने नहीं चाहिए वहाँ से। उन्होंने पूरा कह दिया था कि हमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अलग में रह सकते हैं। और मोहम्मद जो करजई थे, करजई और साले दोनों ही सपोर्ट कर रहे थे। है मतलब कुल मिला के ये सबसे पहले समस्या कैसे होगी तो पाकिस्तान को वो ठीक कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा कोई और। ये एक अफगानिस्तान में क्यों? अब भारत के पास भी वही है, हम लोगों का भी उनके साथ 36 काम रहा है, पाकिस्तानियों के साथ तो जगह नहीं रहता ही, लेकिन हम लोगों ने तो नहीं चलाया अब तक। आगे चलाने की बात भी हम नहीं करते। हम कहते हैं हम एक रेस्पॉन्सिबल नेशन है, हम एक उत्तरदायी देश है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एजुकेटेड सभ्य समाज के पास अगर शक्ति होगी तो उसका बड़ा कंस्ट्रक्टिवली प्रयोग करेगा, और अगर किसी असभ्य समाज के पास कोई शक्ति चली गई तो उसका डिस्ट्रक्टिवली प्रयोग होगा। इसलिए किसी समाज को सिविलाइज्ड करने में अर्थ की भूमिका है, इकोनॉमी की भूमिका रहती है। और इकोनॉमी की भूमिका ये है क्योंकि वहां पर उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, अवसर बढ़ेंगे, लोगों के पास अवसर होंगे तो वो उनके अंदर जो उत्पादन की क्षमता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वो इंक्रीज होगी। और जब लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीज करती है तब उनकी सोचने समझने का लेवल बढ़ जाता है, वो उनकी मानसिकता परिपक्व हो जाती है। और यही परिपक्व मानसिकता विकसित समाज में देखने को मिलती है।
तो इसलिए अर्थ जुड़ा हुआ है समाज से। आप कभी जब समाजशास्त्र जिनका विषय होगा ऑप्शनल, वहां पर ये सब पढ़ेंगे। तो इसलिए आवश्यकता है, इसीलिए आईएफसी का गठन किया गया। अल्प विकसित देशों में या ऐसे देशों में जो विकासशील देश भी हैं, जिनमें गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी का स्तर ज्यादा है, वहां पर वर्ल्ड बैंक की सिक्योरिटी के आधार पर निवेश को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको लिखिए। जुलाई 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की गई। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना की गई। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन has been formed in July 1956. 1962 में इसे यूनाइटेड नेशंस का एक अभिकरण घोषित किया गया। यूनाइटेड नेशन का एक अभिकरण ना एजेंसी, यूनाइटेड नेशन का एक अभिकरण घोषित किया गया। इट वाज डिक्लेयर्ड एन एजेंसी ऑफ यूएनओ in 1962। इसके उद्देश्य निम्न प्रकार हैं and its objective are as follows। ठीक है, पहला लिखना, अल्प विकसित देशों में निजी निवेश को बढ़ावा देना। अल्प विकसित देशों में निजी निवेश को बढ़ावा देना। प्रोवाइड या प्रमोट प्राइवेट फाइनेंस इन अंडर डेवलप्ड नेशन या लीस्ट डेवलप्ड नेशन। लीस्ट डेवलप एंड डेवलपिंग दोनों लिखो, ये तो दोनों ही आता है, लीस्ट डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अंबानी अफगानिस्तान में जाके निवेश कब करेगा? जब अंबानी को ये सिक्योरिटी हो कि उसकी जो पूंजी है वो मरेगी नहीं। अंबानी क्या कर सकता है? अंबानी जाके रिलायंस इंडस्ट्री का कुछ उद्योग लगा सकता है वहां पे, या सड़क भी बना सकता है? सड़क नहीं बनाएगा वो, सड़क इंडिया में तो बना सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में भारतीय कंपनी है, भारतीय लोगों की जो जमीन या नियम कानून है वहां पर उसके बारे में पूरा पता है। अफगानिस्तान के लॉज के बारे में अंबानी कुछ नहीं जानता, इसलिए वहां पे सड़क नहीं बनाएगा। सड़क बनाने का काम करेगी सरकार। वो सरकार से कहेगा कि मुझे आप सड़क बना के दे दीजिए, उद्योग मैं लगा दूंगा। हो सकता है नहीं है? अच्छा, अब अफगानिस्तान की सरकार के पास सड़क बनाने के लिए पैसा नहीं है, अब क्या बने? तो अंबानी वर्ल्ड बैंक से कहेगा, आईएफसी से, कि आप सरकार को उधार दीजिए, ये सड़क बनाएंगे और मैं यहाँ उद्योग लगा दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आईएफसी न केवल निजी क्षेत्र के लोगों को प्रमोट करती है निवेश के लिए, बल्कि ये प्रमोशन आधार संरचना में निवेश को बढ़ाकर भी किया जाता है। यानी ऐसी सिचुएशन को बनाने की स्थिति में भी किया जाता है कि जिससे वहां निजी निवेश आ सके। ठीक है, मान लीजिए आधारिक संरचनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक होगी तो अंबानी क्यों ही निवेश करेगा वहां? इसलिए आधार संरचना के लेवल पर न्यूनतम निवेश करने का काम भी आईएफसी करता है। तो लिखेंगे इसमें, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में
विकासशील देशों में विकसित एवं विकासशील देशों में न्यूनतम स्तर पर आधार संरचना के विकास को भी न्यूनतम स्तर पर आधार संरचना के विकास को भी धन प्रदान कराता है। IFC also provide finance in least developing and developing nations, in least developed and developing nations for more investment in infrastructure. ठीक है, आधार संरचना किसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, क्या कच्चा माल क्या? ये आधार संरचना हाईवे, हाँ, रोड्स, और हाईवे रोड तो एक ही बात होगी। आगे ट्रांसपोर्टेशन है ना, रेलवे, रोडवेज, पोर्ट, एयरपोर्ट है। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि वो स्वास्थ्य आधार संरचना है, हेल्थ से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस है ना, और कैनाल्स भी हो सकते हैं, तो और दारू पीने के क्या बात है। हाँ, ये मूल आधार संरचना के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। मूल आधार संरचना को बनाने का काम करते हैं, सरकार को तनख्वाह देने में भी मदद करते हैं। जब कोविड के दौरान सरकार तनख्वाह नहीं दे पाई तो सबसे पहले ही खोल दिया गया था, फिर सरकार तनख्वाह देने में सक्षम हो गई है ना। धन्यवाद। अब पता चला भारत कहाँ निवास करता है। दारू के ठेके के बीच में। और देखो, आधार संरचना ये जो आपने बताया सभी सबसे ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई आपसे पूछे आधार संरचना किसे कहते हैं, तो आप उसे 2-3 पार्ट्स में बताइए, क्योंकि आधार संरचना केवल फिजिकल नहीं होती। आधार संरचना 3 तरीके की होती है। एक फिजिकल, जो अभी आपने बताया, एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक तीसरी कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आधार संरचना। ये 3 भाग हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वयं सहायता समूह, यानी वो समूह समाज के जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं और समाज को लेके आगे चलने का काम करते हैं, ऐसे समूहों को हम लोग सामाजिक आधार संरचना के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें रिलीजियस, जो क्रिश्चियनिटी से संबंधित एजुकेशन, जैसे क्रिश्चियनिटी में एजुकेशन को, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशन खोले जाते हैं, वो भी इसी का हिस्से में आएंगे। क्रिश्चियनिटी में, गुरुद्वारों में, सिखिज्म में, या बाकी के जो धर्म हैं, ये
फिलैंथ्रोपी करते हैं नहीं? फिलैंथ्रोपी का काम करते हैं नहीं? फिलैंथ्रोपी माने क्या कहते हैं उसे हिंदी में? परोपकार या परोपकारिता की भावना का काम करते हैं। ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है, ठीक है। मोरल इंफ्रास्ट्रक्चर या कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? मोरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे देश में वो व्यवस्था जो नैतिकता को बढ़ाने का काम करती है, जहां ऐसे कुछ काम, ऐसे कुछ सरकार के काम, ऐसे कुछ संगठन, न केवल सरकार के बल्कि समाज के भी, जो लोगों में मोरालिटी को इंक्रीज करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को देख सकते हैं, जैसे इस्कॉन है ना, या इमोरलिटी को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं, या जग्गी वसुदेव का फाउंडेशन, या विवेकानंद फाउंडेशन, या वक्फ बोर्ड से संबंधित कई सारे फाउंडेशन, इस्लाम से रिलेटेड कई सारे फाउंडेशन जो कि लोगों में नैतिक मूल्य को बढ़ाने का काम करते हैं, सिविज्म से रिलेटेड बाकी सब चीजों से, ये मोरल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। आरएसएस एक पॉलिटिक प्रेशर ग्रुप है, आरएसएस एक दबाव समूह है, ये एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा, ये लोग सामाजिक समूह में आ जाएगा ये, क्योंकि समाज को मोबिलाइज करने का काम करता है कुछ मुद्दों को लेकर या कुछ मूल्यों को लेकर। तो ये सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी समूह हैं जो कि समाज सुधार या समाज को में एक चेतना को जागृत करने में योगदान कर देते हैं, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे। इसलिए अगर कभी भी कोई पूछे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मोटे तौर पर 3 प्रकार की होती है, एक फिजिकल, एक सोशल और एक मोरल। सोशल में ही सोशियो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगी। राज्य सोशियो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या है राज्य? संस्था है ना। अरे आप तो ऐसे मेरी तरफ देखते ही रहते हो, कुछ बता भी तो दिया करो, जब पूछा करो। राज्य एक समाज, राजनीतिक समूह है या नहीं, संगठन है या नहीं, क्या करता है? लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, और उसमें सबसे पहला है, एक सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है लोगों के वेलफेयर के लिए। तो ये भी एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का ही, इंस्टीट्यूशन का ही हिस्सा है। इसलिए फिजिकल, सोशियो पॉलिटिकल और मोरल। मोरल में कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, कल्चरल मोरल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जितने भी धर्म और संस्कृतियां हैं सब मूल्यों को बढ़ाने का काम करते हैं। कहीं पर लिखा होता है मंदिर के आगे चोरी करना जुर्म नहीं है, या चप्पल चोरी करके जा सकते हैं, नहीं लिखा हुआ होगा ना। ये लिखा हुआ होगा कृपा चप्पल जूते चोरी ना करें, ऐसा लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब चोरी करना एक पाप है ना। इसका मतलब वो एक संदेश दे रहे हैं कि अस्तेय का चोरी ना करें, कृपा जूते चप्पल यहाँ छोड़ दें, बाकी जगह चोरी कर सकते हैं। दान, कृपया दान दें। अच्छा, तो दान तो देना चाहिए, तो अच्छी बात है। स्पोर्ट्स जो है ना, स्पोर्ट्स मोरल नहीं है, स्पोर्ट्स में ये पॉलिटिकल में आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्पोर्ट है वो राज्य द्वारा समर्थित है। हाँ, बीसीसीआई एक राज्य की संस्था है, राज्य की संस्था है ना। फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जितने भी हैं ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन राज्य द्वारा समर्थित है, ठीक है। चलिए, ये हमारा आईएफसी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसमें लिखना मीगा, MIGA। मैंने आपको ये एक सवाल बता दिया इतनी देर में, और ये सवाल मोदी जी के भाषण के ऊपर आधारित था, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। अभी कहाँ भाषण दे रहे हैं?
शायद गुजरात में किसी चीज़ का इनॉग्रेशन कर रहे थे, मुझे सच तो याद नहीं, मैंने उनका वो भाषण देखा, उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बोला और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर उन्होंने इलाबोरेट किया इतने लेवल में। तो जब प्रधानमंत्री जी किसी चीज को इलाबोरेट करते हैं तो वो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ लोगों ने ध्यान से नहीं सुना, इसलिए इसको आप पढ़ लें। इंफ्रास्ट्रक्चर अब इम्पोर्टेंट हो गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल फिजिकल लिंक करना था, अगर कहीं भी आ जाए छोटे छोटे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखना है इसमें मीगा, MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, ठीक है। देखो ये 1988 में बनी थी और जनरली करती क्या है, जैसे इसमें है बहुपक्षीय, बहुत सारे पक्ष होंगे, यानी ये गारंटी देगी निवेश के लिए कि आप किसी अंडर डेवलप कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में आप निवेश करिए। संस्थाओं को गारंटी देने का काम करती है। जैसे भारत में एक कंसोर्टियम बना यहाँ के उद्योगपतियों का, जैसे हमारे यहाँ फेडरेशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI है, ये 10 बड़े उद्योगपतियों का समूह है। 10 बड़े उद्योगपति किसी खान को खरीदना चाहते हैं अफगानिस्तान में। अब वो उसको उसके लिए फाइनेंस की जरूरत है, तो ये न केवल उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी बल्कि उनके उस निवेश को गारंटी भी देगी। पहले वाले में और इसमें इतना अंतर है कि पहले वाले में तो जहाँ एक ही व्यक्ति को प्रमोट किया जाता था निवेश के लिए, यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं को निवेश के लिए प्रमोट किया जाता है। मल्टीलेटरल लेवल पर प्रमोशन मिलती है, ठीक है। जैसे G7 नेशन है, 7 देशों का समूह है। G7 के नेशन को ये प्रमोट कर सकते हैं कि आप अफगानिस्तान में निवेश करेंगे। एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, तो ये संस्था मल्टीलेटरल लेवल पर अल्पविकसित देशों में या विकासशील देशों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है, प्रमोट करती है। तो लिखिए इसमें, यह संस्था बहुपक्षीय स्तर पर देशों में निवेश को प्रोत्साहित करती है। बहुपक्षीय स्तर पर देशों में निवेश को प्रोत्साहित करती है। This organization promote investment at multilateral level in developing and underdeveloped nations. या least developed nations. इस संदर्भ में यह है निवेश की सुरक्षा की गारंटी देती है। निवेश की सुरक्षा की गारंटी देती है। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट गिव गारंटी फॉर इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, ये फॉर सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें एक नोट करके लिखिए, जैसे अभी इसमें हाल फिलहाल में यह हुआ कि ऐसे निवेशों को ही गारंटी देने का काम करेगी जिनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका होगा। ऐसे देशों को ये फाइनेंस करने का काम या निवेश करने का काम ऐसे देशों को नहीं करेगी। ऐसे देशों में या ऐसे प्रोजेक्ट को जहां पर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा हो, तो किसी देश को अगर निवेश अपने यहाँ मंगवाना है, निवेश अगर चाहिए, तो सबसे पहले उसे उस प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ये हाल ही में स्वीकृत हुआ, तो आप नोट करके लिखिए। हाल ही में नीगा द्वारा निवेश की गारंटी, नीगा
इंडिया द्वारा निवेश की गारंटी पर्यावरणीय संबंधी जांच के पूरा होने पर ही दी जा सकती है। पर्यावरणीय संबंधी जांच के पूरा होने पर ही दी जा सकती है। Now NIGA could provide guarantee for various projects only when they have environment clearance. ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक और बचा है ICSID, है ना? हाँ, ये बचा है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। देखो, जब वर्ल्ड बैंक निवेश को प्रमोट कराएगा तो निवेश को लेकर झगड़े भी हो सकते हैं लोगों के बीच में, देशों के बीच में। उस डिस्प्यूट्स को जो निवेश से संबंधित है, उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कराने का काम करता है ICSID। आपने कई बार सुना होगा कि फला मामले का निस्तारण वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुआ या वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुआ। जैसे हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो साइन हुई, वो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई। वर्ल्ड बैंक ने उसमें मध्यस्थता की, वर्ल्ड बैंक ने बीच में समझौता कराया दोनों देशों के। तो जब कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ हो कि विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ, तो समझ लेना ICSID ने वो कराया है। ICSID का ही काम है देशों के बीच इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने का या मध्यस्थता करके किसी मामले का निपटारा करने का। सेटलमेंट्स करने के लिए डिस्प्यूट्स की ही ये योजना बनाई गई, ये संस्था निर्माण किया गया संस्था। तो आप लिखिए इसे। विश्व बैंक की यह संस्था निवेश संबंधी झगड़ों का निस्तारण करती है। ठीक है? This institution of World Bank provide a base for dispute settlements at international level। जैसे 1960 की सिंधु जल संधि, 1960 की भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि इसी संस्था द्वारा संपन्न हुई। As the Indus Water Treaty of 1960 between India and Pakistan was signed by the help of it। ठीक है, क्लियर है? अब ये हिंदी में कहते हैं इसे निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। समझ में नहीं आई? निवेश विवादों को सुलझाने इंटरनेशनल सेंटर I से इंटरनेशनल, C से सेंटर, S से सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स माने विवाद। यह है, कोई समस्या, चिंता, परेशानी नहीं है?
यहाँ तक हमारी दो चीजें कंप्लीट हो गई। इन दोनों संस्थाओं को हम लोग ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। ब्रेटन वुड में ही एक तीसरी बात को लेकर और चर्चा हो रही थी। वो चर्चा थी ट्रेड को लेकर, देशों के बीच में ट्रेड को कैसे प्रमोट किया जाए, क्योंकि विकसित देश ये चाहते थे कि ट्रेड का जो इम्बैलेंस है वो बना रहे, यानी विकासशील विकसित देश अपने तैयार माल को विकासशील देशों में भेजते रहे और वहां से कच्चा माल को आयात करते रहे। कॉलोनियल स्ट्रक्चर में उत्पादन का यही स्ट्रक्चर था जब कॉलोनियलिज्म था दुनिया में, और इसी वजह से विश्व युद्ध का कारण भी बना। तो ब्रेटन वुड में जो देश इकट्ठा हुए 44 देश, उन्होंने कहा कि ट्रेड को मामले को लेकर भी इसको एक ऐसी संस्था बननी चाहिए, वर्ल्ड बैंक और IMF के जैसे ही, जो देशों के बीच ट्रेड को इक्वल लेवल पर प्रमोट कर सके, जिससे कोई भी देश घाटे में ना हो। ये तब हो जब विकासशील देशों से विकसित देश ज्यादा आयात करें, भले वो कच्चा माल आयात करें, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करें, और विकसित देशों के पास चूंकि तकनीकी है, धन है, तो वो तकनीकी और धन को विकासशील देशों में निवेश करें। जिससे तकनीकी और धन विकासशील देशों में पहुंचेगा, वहां उत्पादन प्रक्रिया में तेजी आएगी, वहां उत्पादन होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे जो इम्बैलेंस है विकसित और विकासशील देशों के बीच में, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ऊपर भी चर्चा हुई, लेकिन विकसित देश ये नहीं चाहते थे। तो हमेशा व्यापार को लेकर जो ये विवाद था ये चलता रहा, इस पर कोई सहमति बन ही नहीं पाई। सबसे पहले 1994 में, बल्कि 94 में क्या 1986 तक, 1986 से लेके और 1986 के बाद एक एग्रीमेंट हो गया इन देशों के बीच में, व्यापारिक वार्ताकारों के देशों के बीच में। समझाऊंगा मैं इसे सब क्या था, इसको जरा पहले ध्यान से सुनो। इस एग्रीमेंट का नाम था GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, देखो था क्या। विकसित देशों ने विकासशील देशों पर कब्जा किया हुआ था, और विकासशील देशों का सामान विकसित देशों में ना पहुंच पाए, जिसकी आवश्यकता नहीं है, अपने यहाँ पर टैरिफ लगाए हुए थे उसके ऊपर। टैरिफ माने अतिरिक्त कर। अगर अतिरिक्त कर किसी देश के उत्पाद के ऊपर लगेगा तो उसका वो उत्पाद महंगा हो जाएगा, उस देश में महंगा हो जाएगा, लोग उसका इस्तेमाल करेंगे नहीं, और धीरे धीरे जब लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस देश से बाहर हो जाना है वो। ये टैरिफ की व्यवस्था थी। ट्रेड की क्या व्यवस्था थी? तो ट्रेड की व्यवस्था ये थी, चूंकि धन और तकनीकी दोनों विकसित देशों के पास थे, तो विकासशील देशों का ट्रेड भी उन्हीं के फेवर में झुका हुआ था। अब ये एक इम्बैलेंस था पूरे ट्रेड सिस्टम में, पूरे वर्ल्ड के लेवल का, विश्व युद्ध दो के दौरान। यही कारण भी था विश्व युद्ध का, वर्ल्ड वॉर 2 का। आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, किसी ने पढ़ी है वर्ल्ड हिस्ट्री? विश्व इतिहास किसने पढ़ा है? नाम सुना है विश्व इतिहास का? अच्छा, कितने लोगों ने नहीं सुना है? कितने लोगों को ये नहीं पता कि विश्व इतिहास यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में एक सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा? कितने लोगों को नहीं पता? क्या बात, चश्मा आप तो तुमने लगा लिया, पहले तो ये नीचे लगा हुआ था। मैंने देखा चश्मे का इस्तेमाल पढ़ते हुए करते हैं, लेकिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा कि चश्मे का इस्तेमाल तुम पढ़ते हुए नहीं करते, बात करते हुए करते हो। ये किस प्रकार का दृष्टि दोष है आज तक में समझ नहीं आया। दूर है या निकट है? जिस प्रकार का भी उसे लगा के रखो ना, यहाँ कोई आंख नहीं है, यही
एक सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा विस्तृत ध्यान से, और ये सभी को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेपर 1 में जीएस के पेपर 1 में आता है 4-5 सब्जेक्ट 4-5 टॉपिक है वो जो कि कंपलसरी है। रेनेसां से लेके और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक के जो टॉपिक है कंपलसरी है यहाँ। रेनेसां सबसे इंपॉर्टेंट, रेनेसां के साथ ही जुड़ा हुआ है एनलाइटमेंट, तो रेनेसां एंड एनलाइटमेंट पहला टॉपिक सबके लिए है। दूसरा टॉपिक अमेरिकन रिवॉल्यूशन, तीसरा टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन, चौथा टॉपिक रशियन रिवॉल्यूशन, पांचवा टॉपिक इसमें आएगा पुनर्जागरण और प्रबुद्ध विचारों का तीसरी दुनिया में प्रवेश, द एक्सपेंशन ऑफ एनलाइटमेंट एंड रेनेसां इन थर्ड वर्ल्ड, ये एक ही जगह हो गए। इसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन तीसरा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन और चार्टिस्ट मूवमेंट। अगला इसके बाद टॉपिक होगा समाजवाद, सोशलिज्म। इसके बाद अगला टॉपिक होगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, इटली और जर्मनी का एकीकरण। इसके बाद अगला टॉपिक होगा उसमें कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अगला टॉपिक होगा उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद अगला टॉपिक होगा उसमें द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। उसके बाद अगला टॉपिक होगा उसमें इवोल्यूशन ऑफ नाजिज्म एंड फासिज्म। अगला टॉपिक होगा उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और लास्ट टॉपिक होगा उसमें कोल्ड वॉर। यहां तक आपको पढ़ना है, ये सबको पढ़ना है। ये सब उसमें आएगा ऑप्शन वालों का। ऑप्शन वालों के तो मैंने बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए, कई सारे टॉपिक मैंने छोड़ दिए जिनका केवल जीएस वालों के लिए है, बाकी ऑप्शन वालों के लिए वो देखने पड़ेंगे, उनको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ये 11-12 चैप्टर है, 4-5 थीम जो आपको पूरी पढ़ेगी, ठीक है। चलिए, तो ये एक इम्बैलेंस था, इसे दूर करने के लिए बातचीत चलती रही, लेकिन चूंकि विकसित देश नहीं चाहते थे उनका स्टांस कमजोर हो, तो बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। 1986 में विकासशील देशों के दबाव में विकसित देश कुछ मामलों में तैयार हुए। विकासशील देशों का दबाव क्या था? 1986 तक आते आते चंद विकसित देशों की मोनोपोली टूट गई थी। मोनोपोली क्या थी? वर्ल्ड के ट्रेड पर कुछ ही देशों का कब्जा था उस समय तक, 1980 के दशक तक थी, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी या पश्चिमी यूरोप के कुछ देश और अमेरिका। लेकिन 1980 के दशक तक आते आते, 90 के दशक तक आते आते कुछ और देश भी इवॉल्व हुए, जिनमें जापान आ गया था। जापान का इवोल्यूशन रिसर्जेंस हो गया था फिर से एशिया में। चाइना इंपॉर्टेंट रूप से उभर गया था। भारत भी मजबूती से आगे बढ़ रहा था। उधर इंडोनेशिया, सिंगापुर, कुछ देश और भी थे जो तरक्की कर रहे थे। उधर अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी मैक्सिको या ब्राजील जैसे कुछ देश आगे बढ़ रहे थे, और अफ्रीका में साउथ अफ्रीका जैसे देश। तो अब एक मोनोपोली जो है वो ब्रेक हो रही थी। विकासशील देश लगातार गोलबंदी कर रहे थे अपने अधिकारों के लिए, चाइना और इंडिया की लीडरशिप। दोनों के दबाव के चलते विकसित देश एक एग्रीमेंट पर तैयार हुए, और एक एग्रीमेंट हुआ इन देशों के बीच में 1986-87 में, जिसे हम लोग गैट के नाम से जानते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसमें यह हुआ निर्धारित कि विकसित देश विकासशील देशों के सामान पर से टैरिफ को घटाएंगे ग्रेजुअली, और अपने बाजारों को खोलेंगे, अपने उत्पादों के बाजार को खोलेंगे। अपने
अपने बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करेंगे विकासशील देशों के सामान की, और विकासशील देशों को विकासशील देशों में तकनीकी और धन के निवेश को बढ़ाएंगे, इससे वहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके और गरीबी दूर की जा सके, उत्पादन बढ़ सके। अब देना कुछ विकासशील देशों को भी होगा। विकासशील देशों ने ये वादा किया इस एग्रीमेंट के थ्रू कि हम अपने बाजार को विकसित देशों के सामानों के लिए खोलेंगे, लेकिन उन क्षेत्रों को खोलेंगे जहां पर हम कॉम्पिटिट कर सकते हैं उनके सामानों को। विकसित देशों के सामानों को जिन क्षेत्रों में हम लोग कॉम्पिटिट कर सकते हैं उन क्षेत्रों को खोल देंगे। जैसे भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समय ठीक ठाक है, आईटी इंडस्ट्री ठीक है, हमारी वर्ल्ड में कॉम्पिटिट करती है, पहले दूसरे नंबर पर आती है। अगर हम अमेरिकी कंपनियों के लिए आईटी के क्षेत्र को खोल दें तो कुछ बुराई है, कुछ परेशानी हो जाएगी क्या? कोई परेशानी नहीं है। अरे बताओ, अमेरिकी कंपनियों को एप्पल, गूगल, जो भी आईटी कंपनी है, अगर उनको भारत में निवेश के लिए अगर उनको आमंत्रित कर लिया जाए तो क्या हमारी जो कंपनी है HCL या और जो भारतीय कंपनी है, क्या उनको किसी तरीके का घाटा होगा? नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा इस क्षेत्र में उन्हीं के बराबर की परिपक्वता है। हम लोग उनको इस क्षेत्र में बराबर की टक्कर दे सकते हैं अमेरिकन को। इससे फायदा क्या होगा हमें? तो फायदा ये होगा कि भारत में निवेश बढ़ेगा। जब निवेश बढ़ेगा, एक दूसरी कंपनी आएंगी तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। हमारी जो कंपनियां हैं वो न केवल ज्यादा अच्छे से उत्पादन कर पाएंगी बल्कि ज्यादा गुणवत्ता को भी बढ़ा पाएंगी, इसलिए गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी। तो भारत ने क्या किया कि ऐसे सभी देशों ने, विकासशील देशों ने अपने ऐसे क्षेत्रों को चुन लिया जहां पर वो कॉम्पिटिट कर सकते थे दूसरे देशों के उत्पादों से। विकासशील देशों ने वादा यही किया कि हम उन क्षेत्रों को आपके लिए खोल देंगे जहां हमें लगेगा कि हम यहाँ पर आपसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हम बाकी के एरियाज को ग्रेजुअली खोलेंगे, धीरे धीरे। जैसे जैसे आप हमारे यहाँ निवेश करोगे, हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, हम आपके लेवल पर गुणवत्ता में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम अपने क्षेत्र को खोल देंगे। जैसे भारत में कृषि विकास हो जाएगा, अच्छी खाद, अच्छे बीजों का यहाँ उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हम अपने खाद्य उत्पादों के लिए अपने खाद्य बाजार को अमेरिकी उत्पादों के लिए खोल सकते? नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे उत्पाद भी कंपटीशन में आ गए हैं, उसके बराबर ही हो गए। तो ये एक एग्रीमेंट था देशों के बीच में, जो विकसित और विकासशील देशों के बीच में हुआ 1986 में। इसको गैट के नाम से जानते हैं। इस बात के ऊपर सहमति बनी, क्योंकि अभी भी समस्याएं तो थी। एक इनिशियल समझौता था गैट, तो फाइनल एग्रीमेंट नहीं था। बातचीत चलती रही। 1994 में मोरक्को की राजधानी मराकेश में एक सम्मेलन हुआ और उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की तरफ एक सहमति बनी। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहन को और मजबूत करेगा, ट्रेड प्रमोशन करेगा। यानी गैट की शर्तों कितनी लागू हुई, क्या हुई, इनको लागू किस लेवल तक और किया जाना चाहिए, ये सब देखने का काम करेगा। उस संस्था का नाम विश्व व्यापार संगठन रखा गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 से इसका काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो संस्था है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्था है जो विकासशील और विकसित देशों के बीच में ट्रेड इम्बैलेंस को समाप्त करके और व्यापारिक प्रोत्साहन का या व्यापार प्रोत्साहन का काम करती है, ट्रेड प्रमोशन का काम करती है। लेकिन चूंकि अभी भी विकसित और विकासशील देशों के हित आपस में टकराते हैं, इसलिए ये संस्था किसी एक मुद्दे पर अभी भी सफल नहीं हो पाई कुछ नियमों को बनाने में। WTO बार बार फेल हुआ, असफल हुआ, और
ये इस बात का परिचायक है कि पूरे विश्व के स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं बन पाई, जबकि क्षेत्रीय व्यवस्थाएं बन गई। जैसे सार्क एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? हाँ या ना? एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। सार्क तो बन गया और वो सफल भी हो गया, लेकिन WTO नहीं हो पाया। यूरोपीय यूनियन एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है नहीं? यूरोपीय यूनियन चल रहा है, लेकिन WTO फेल है। एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है नहीं? है, जो कि एशिया प्रशांत महासागर के जो आसपास के देश हैं, एशिया प्रशांत देश हैं, उनके बीच का एक आर्थिक संगठन है। वो संगठन चल भी रहा है, सक्सेसफुली काम भी कर रहा है। तो ऐसी क्या बात है कि क्षेत्रीय संगठन तो सक्सेसफुल हो रहे हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो एक संगठन बनाया गया था WTO, वो अपनी काम को करने में असफल रहा। तो इसका कारण ये है कि देशों के बदले इतने मतभेद हैं व्यापारिक मुद्दों पर अभी भी कि उन्हें सुलझाया नहीं जाता। लेकिन भविष्य में इस बात की संभावना है कि जैसे जैसे तकनीकी और प्रगति होगी, तकनीकी प्रगति देशों में निवेश बढ़ेगा, जो व्यापारिक कंस्ट्रेंट है या व्यापारिक समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है। ये WTO के ऊपर सवाल का एक आंसर दे दिया आपको मेंस का। मैंने WTO में मेंस में ही आएगा सवाल लिखने के लिए, याद रखना। यहाँ से पीटी में नहीं आएगा, और यहाँ से जो मैं आपको करा रहा हूँ इसमें सिर्फ प्री में से बहुत कम आएगा, सब मेंस का है। ये WTO के विश्व व्यापार संगठन के ऊपर अमूमन एक साल छोड़ के एक साल सवाल आता है। ये उसका एक आंसर है जो मैंने आपको दिया, ठीक है? तो आप हेडिंग लिख लीजिए इसमें विश्व व्यापार संगठन, लेकिन हम ये अगले क्लास में करेंगे। क्लियर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अध्यक्ष कौन है इसकी? नागोजी ओंकारू इवेला, इवेला कहाँ की है? नाइजीरिया की है। और क्या खास बात है उनके बारे में? फर्स्ट वुमन है, हाँ फर्स्ट ब्लैक वुमन जो कि WTO की ऑर्गेनाइजेशन हेड बनी। चलिए ठीक है, यहाँ तक